नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इजराइल और ईरान का युद्ध क्या है और क्या वाकई में इस युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, टू द पॉइंट परफेक्ट नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी एक बेताबी दूर कर दूं। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे क्या सर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है या होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मिडिल ईस्ट में कुछ देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो आप इसको वर्ल्ड वॉर नहीं बोल दोगे। और क्या सर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? इतना आसान नहीं है। हो सकता है पर इतना आसान नहीं है। अगर मेरे से पूछोगे तो जो माहौल बना हुआ है, मतलब उससे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने के चांस ज्यादा हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी कहानी को। साथियों, हम लोगों के मन में एक ख्याल कैसे आया कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में ईरान ने 180 मिसाइल इसराइल के ऊपर दाग दी। तब से सनसनी सी फैल गई, ये खबर फैल गई कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। अब तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। ऐसा है कि इस साल पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया हो। ये खबर जो आपको सामने दिख रही है, यह है अप्रैल 2024, यानी इसी साल के अप्रैल के महीने की। इसी साल अप्रैल 2024 में ईरान ऑलरेडी इसराइल के ऊपर हमला कर चुका है। आप एक बार हेडिंग पढ़ लीजिए, ईरान अटैक्स इसराइल विद ओवर 300 ड्रोन्स मिसाइल्स। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड वॉर शुरू होना तो इस समय पे ही शुरू हो जाता, क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है ना, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा बेसिक से आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, उनको देख लो। साथियों, आप सभी सबसे पहले इस मैप को देख पा रहे हैं? आप सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए, क्योंकि इस पूरी खबर को जानने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशंस। ये पूरा जो मैप है साथियों, ये पूरा का पूरा मैप मिडिल ईस्ट का है। ठीक है सर, इस पूरे मिडिल ईस्ट के मैप में यहां पे आपको एक देश दिखेगा ईरान। और ईरान के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो यहां पे आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, इजराइल। ठीक है साथियों, ये हो गया इजराइल। तो हम मान सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस पूरे मैप को एक बार आप ध्यान से देख लें। ठीक है सर, अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है ना, यहाँ पे 3 देश ऐसे हैं जो अपने आप को इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये, इस पूरे रीजन को मिडिल ईस्ट बोलते हैं। इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में 3 देश ऐसे हैं जो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, या जो अपने आप को सुप्रीम सर्वोच्च बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? उनमें एक है ईरान, उनमें एक है सऊदी अरेबिया, और उनमें है एक इजराइल। इन 3 देशों को ध्यान से देख लीजिए, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। ये तीन देश ये 3 देश चाहते हैं कि हम पूरे मिडिल ईस्ट में राज करें। मतलब इनमें से ये तीनों देश चाहते हैं कि हम यहाँ के राजा बन जाएं। ठीक है, इजराइल चाहता है वो यहाँ का राजा बन जाए, सऊदी अरेबिया चाहता है वो यहाँ का राजा बन जाए, ईरान चाहता है वो यहाँ का राजा बन जाए। ठीक है, यही कारण है कि इन तीनों की आपस में जमती नहीं है। सिंपल सी बात है यार, राजा कोई एक होता है, पूरे इलाके का, पूरे रीजन का राजा कोई एक होता है। तीनों को मिडिल ईस्ट के अंदर सुपर पावर बनना है। यही कारण है कि इनकी आपस में नहीं बनती है। पहली बात तो ये। तो अब आप इस पॉइंट से तो समझ गए होंगे कि ईरान इसराइल की आपस में क्यों नहीं बनती, या ईरान सऊदी अरेबिया की आपस में क्यों नहीं बनती, इन तीनों की आपस में क्यों नहीं बनती। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ईरान ने एक गेम खेला। ईरान की एक अच्छी आदत क्या है कि ईरान ना, अगर किसी देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो सीधा खुद मैदान में लड़ने के लिए नहीं उतर जाता। अच्छा, तो वो क्या करता है? साथियों ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने एक नाम लिखा, ईरान। ठीक है जी, मिडल ईस्ट में 3 आतंकवादी ग्रुप आपको मिलेंगे साथियों। एक आपको मिलेगा हमास, ध्यान सुनना। एक आपको मिलेगा हमास, एक आपको मिलेगा हिजबुल्ला, एक आपको मिलेगा हिजबुल्ला, और एक आपको मिलेगा हाउदीज। हाउदीज, ठीक है। ये तीनों आतंकवादी ग्रुप है। यूएसए ने और कई सारे वेस्टर्न देशों ने इनको आतंकवादी ग्रुप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। हमास ये भी एक आतंकवादी ग्रुप है, हिजबुल्ला ये भी एक आतंकवादी ग्रुप है, हाउदी ये भी एक आतंकवादी ग्रुप है। इन तीनों आतंकवादी ग्रुप्स को इन तीनों आतंकवादी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है ईरान। इन तीनों आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करता है ईरान। इस बात को आप ध्यान में रखना, एस मतलब सपोर्ट। ठीक है, ईरान इनको पैसा देता है, ईरान इनको हथियार देता है, ठीक है, बारूद देता है, मिसाइलें देता है। कुल मिला के इन तीनों आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करता है ईरान।
ठीक है। तो ईरान इन तीनों को काफी समय से सपोर्ट करता आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईरान डायरेक्टली खुद, ईरान जो है वो डायरेक्टली खुद युद्ध में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। वो चाहता है कि यार मैं क्यों ना ये जो छोटे छोटे मैंने आतंकवादी ग्रुप बसाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, इनसे ही मैं हमला करवाऊं। यही कारण है कि आपने काफी समय से एक खबर न्यूज में सुनी होगी, इजराइल वर्सेस हमास चल रहा है, हमास और इसराइल का युद्ध चल रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि हाउदी और इसराइल के बीच में भी कहानी खराब चल रही है। और काफी समय से आप अखबार में भी सुन रहे होंगे, हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल चल रहा है। मतलब इन तीनों आतंकवादी ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, और इन तीनों आतंकवादी ग्रुप का जो युद्ध है वो इसराइल के साथ चल रहा है। मतलब इसराइल इससे भी लड़ रहा है, इसराइल इससे भी लड़ रहा है, इसराइल इससे भी लड़ रहा है। तो ईरान इन तीनों को सपोर्ट करता है, ईरान इन तीनों को हथियार देता है, और इन तीनों से ईरान हमला करवाता है इसराइल के ऊपर, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इसको राजा बनना है। पहली बात क्लियर। अब यहां पे आप सभी ने सुना होगा कि इसराइल, जो हमारा देश है इसराइल, इसराइल का एक बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, इस इसराइल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसका नाम है यूएसए, है ना। वैसे तो खैर ये किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये जहां अपना फायदा दिखता है वहां ये देश चले जाता है। यूएसए ने इसराइल को बोला कि इसराइल तुम चिंता ना करो, तुम पे ये तीन तीन आतंकवादी ग्रुप हमला कर रहे हैं, इन तीन आतंकवादी ग्रुप से ईरान तुम्हारे ऊपर हमला करवा रहा है, यूएसए तुम्हारी हेल्प करेगा। अच्छा, तो यूएसए ने इसराइल की क्या हेल्प करी? यूएसए ने इसराइल की ये हेल्प करी कि ये जो हाउदी है ना, हाउदी, इसकी चिंता ना करो, इसको हम संभाल लेंगे, इसकी चिंता ना करो। यूएसए ने इसराइल को साफ साफ बोला कि इसराइल तू हमास को देख, तू हिजबुल्लाह को देख, ठीक है, इस हाउदी की टांग हम तोड़ देंगे। तो इस हाउदी को तो यूएसए ने अपने शिकार में ले लिया। उसके बाद इसराइल की हमास से लड़ाई होती रही, इसराइल की हिजबुल्लाह से लड़ाई होती रही। इसराइल ने हमास के पैर तोड़ दिए, इसकी हालत तो आजकल खराब है, ये नजर भी नहीं आता। और इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमला किया। अभी हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा। हिजबुल्लाह के चीफ से पहले इसी इसराइल ने हमास के चीफ को भी मारा था। ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो कुल मिला के हाउदी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली, और इसराइल ने हमास को ढंग से पीटा, इसकी तो बहुत अच्छे से पिटाई कर दी, और इसकी पिटाई आजकल चल रही है। ठीक है, तो अब ईरान ने ये देखा कि भाई मेरे तो तीन बनाए हुए आतंकवादी ग्रुप, जो तीन आतंकवादी ग्रुप मैंने कहीं ना कहीं बना रखे थे, उनकी तो बढ़िया करके पिटाई हो रही है ना। इसराइल तो पिटाई कर रहा है इनकी, इसराइल के साथ यूएसए भी आ गया है। तब इस ईरान को गुस्सा आया, और इस ईरान ने गुस्से में अभी अक्टूबर के महीने में 180 मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर और हमला कर दिया। आप समझे? मतलब ये कि जब ईरान के इन तीनों आतंकवादी ग्रुपों के ऊपर इसराइल ने मतलब आप ऐसा समझ लो कि जब इन तीनों आतंकवादी ग्रुप के ढंग से पिटाई हो रही है, इनके हमास के चीफ को मार दिया गया, हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, कुल मिला के जब इन तीनों ग्रुप्स के ढंग से पिटाई हुई, यहाँ के चीफों को मार दिया गया, तब ईरान को गुस्सा आया और ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से अधिक मिसाइल दाग दी। ये कहानी क्लियर आप सभी को? अच्छा, अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये आता है कि सर एक चीज बताइए, ईरान को अचानक क्या हुआ कि उसने 180 मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर? यार दागनी थी ना, वरना बेइज्जती हो जाती। उसके तीन ग्रुप तो पिटाई खा ही रहे थे, है ना। अब उसे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, वरना दुनिया को लगता है यार ईरान के जो भी ग्रुप्स थे उनकी तो पिटाई हो रही है और ईरान शांति से बैठा है, ईरान को शर्म नहीं आ रही, तो ईरान को भी कुछ ना कुछ तो करना था ना, तो ईरान ने कर दिया। अब आप ये सोचिए कि जब ईरान ने 180 मिसाइल दागी किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। ठीक है, जब मैं यहाँ पे न्यूज खोल देता हूँ, थोड़ा न्यूज खोलना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ेंगे, ईरान लॉन्चेस अबाउट 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इसराइल। सोचो 180 से अधिक जब ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइलें लॉन्च कर दी, तो इसराइल ने बोला हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसराइल ने बोला हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल के पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल को आसमान में जाके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ईरान, अगर मैं बात करूं इसराइल की, तो देखो इसराइल अपनी सेना के लिए, अपने वेपन्स के लिए जाना जाता है, अगर आपने कभी थोड़ा बहुत इसराइल के बारे में पढ़ा हो। ठीक है साथियों, तो इसराइल के पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, कई सारे एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे आयरन डोम। आयरन डोम के अलावा एक और है आपका, डी से कुछ करके नाम है, आई एम रियली सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, और एक है आपका एरो 3। ठीक है, तो एक एरो 3 हो गया, अच्छा डेविड स्लिंग नाम है उसका, सॉरी याद आ गया ठीक है, तो ईरान के पास तीन एंटी मिसाइल सिस्टम है, एक डेविड स्लिंग, एक आयरन डोम और एक आपका एरो 3।
ये 3 ऐसे सिस्टम है इजराइल के पास जो क्या करते हैं, मिसाइल को आसमान में जाके खत्म कर देते हैं। तो जब ये 180 मिसाइल ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी ना, तो इन सब मिसाइलों को इजराइल के इन एंटी मिसाइल सिस्टम ने आसमान में ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो इजराइल ने बोला हमारा तो एक व्यक्ति भी नहीं मरा। तो अगर आप देखोगे कायदे में, तो ईरान ने इतनी सारी मिसाइलें दागी पर इजराइल का एक सिंगल व्यक्ति इससे नहीं मरा। ठीक है, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने बदले में कुछ बोला नहीं। इजराइल ने बोला भाई अगर इस मिसाइल से हमारे कुछ लोग मर जाते तो, है ना यार, वो तो ठीक है कि बच गए, इजराइल के लोग बच गए, लेकिन अगर इन मिसाइलों से कुछ लोग इजराइल के मरते फिर, है ना। तो इजराइल ने बोला कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजराइल ने ईरान को बोला कि हम तुमसे इसका बदला लेंगे, हम जवाब देंगे। चलो खैर, वो जवाब देंगे। ये माहौल अभी चल रहा है। ठीक है, अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे मैंने आपसे बोला कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, एज पर माई नॉलेज, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। पर आगे जाने से पहले मैं आपको 2-3 बेसिक बातें बता दूं। ये जो 3 आतंकवादी ग्रुप हैं, जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, ये 3 आतंकवादी ग्रुप हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आतंकवादी ग्रुप है उसका नाम है हिजबुल्लाह। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, हिजबुल्लाह, हमास और हौदी, इन 3 आतंकवादी ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ। ठीक है, अब आप इस बात को समझो, यह है हिजबुल्लाह का लोगो, हिजबुल्लाह। ये जो हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप है, अगर इसके बारे में आपको बताऊं, तो इसकी स्थापना लगभग 1980s के आसपास हुई थी। ये जो हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप है, ये कहां पे रहता है सर? सर ये लेबनान में रहता है। कहां पे? लेबनान के अंदर। तो लेबनान देश के अंदर ये हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप है, और लेबनान के अंदर रह के ही ये इजराइल के ऊपर हमला करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के बाद अगला आता है आपका हमास। ठीक है, तो जो गाजा वाला आपका एरिया है, ठीक है, जो आपका गाजा शहर है, गाजा शहर के अंदर एक आतंकवादी ग्रुप रहता है हमास, जो कि गाजा में बैठकर इजराइल के ऊपर हमला करता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमास के बारे में। अगली बात क्या है भाई? अच्छा, ये हमास बना कब था? ये बना था 1987 के आसपास। उसके बाद ये जो तीसरा ग्रुप है आतंकवादी ग्रुप, इसका नाम है हौदी, है ना। ये वही हौदी है जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली थी। अमेरिका ने इजराइल को बोला, इजराइल तुम इसकी चिंता ना करो, इसको मैं तोड़ूंगा। ठीक है, तो ये हौदी आतंकवादी ग्रुप है, ये भी इजराइल के ऊपर हमला करता है। ये तो कई बार सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला कर देता है। ये कहां बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है यमेन में। तो ये यमेन में बैठ के इजराइल और सऊदी अरेबिया को परेशान करता है। तो कुल मिला के हिजबुल्लाह बैठा है लेबनान में, वो लेबनान से इजराइल के ऊपर हमला करता है। हमास बैठा हुआ है गाजा में, वो गाजा में बैठ के इजराइल के ऊपर हमला करता है। ऐसे ये हौदी, ये यमेन में बैठा हुआ है, ये यमेन में बैठ के सऊदी अरेबिया के ऊपर भी और इजराइल के ऊपर भी हमला करता है। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर आप देखोगे तो लगभग अगर आप देखोगे तो अराउंड सन 2000 के आसपास ये ग्रुप बना था। खैर ये कोई आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, अच्छा सर, ईरान को इतना गुस्सा क्यों आया अभी हाल ही में कि ईरान ने 180 मिसाइलें दाग दी? पहले तो खबर आप ये पढ़ो कि हमास का जो, ये जो हमास आतंकवादी ग्रुप है जो गाजा में बैठा हुआ है, जो गाजा में बैठ के इजराइल पे हमला करता है, इस हमास आतंकवादी ग्रुप के चीफ को मार दिया। ठीक है, कहां पे? ईरान के अंदर। तो हमास का जो चीफ था, इसका नाम था इस्माइल हनिये। ये इस्माइल हनिये एक व्यक्ति का नाम है। ये व्यक्ति हमास आतंकवादी ग्रुप का चीफ था, इसको मार दिया गया ईरान के अंदर। इसकी फोटो कहां है? तो ये है इसकी फोटो। ठीक है, तो ये हमास का चीफ था, इसको मार दिया गया ईरान के अंदर। तो पहली बात तो ईरान इसलिए गुस्से में था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप के भी चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया। तो पहले हमास के चीफ को मार दिया, जो हमास आतंकवादी ग्रुप था पहले उसके लीडर को मार दिया। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरुल्लाह, अभी हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप के चीफ हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया। तो ईरान ना भाई एकदम से बौखला गया। ये है हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह, अभी हाल ही में इजराइल ने उसको भी मार दिया। तो इजराइल लगातार कभी हमास के लीडर्स को मार रहा है, कभी हिजबुल्लाह के लीडर्स को मार रहा है, और इनके अलावा भी इजराइल ने कई सारे लीडर्स को मार दिया। तो ऐसे में पागल सा हो गया कौन? ईरान। और ईरान ने 180 मिसाइलें इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दी। ठीक है, अब सब लोग ये बात कर रहे हैं कि अब इजराइल भी ईरान को जवाब देगा। देखो, जब देगा तब देगा। पर अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। साथियों, इसके पीछे मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बताता हूं
जो हो सकता है आपको ज्यादा टीचर्स ना बताएं। साथियों, आपको पता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का मैप है ना, इस मैप पे ही आ जाओ यार। हाँ सर, आगे हम इस मैप को ध्यान से देखो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि 3 ऐसे देश हैं जो इस पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर राज करना चाहते हैं। एक कौन है? एक है आपका ईरान, एक कौन है? इजराइल, और एक कौन है? सऊदी अरेबिया। और यही कारण है कि ये तीनों आपस में झगड़ते रहते हैं। साथियों, सऊदी अरेबिया का ना कोई फ्यूचर नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि सऊदी अरेबिया का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है? साथियों, सऊदी अरेबिया इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जो कि तेल बेच के पैसा कमाता है। आप सभी को पता है ऑयल का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हर देश के अंदर अब ई व्हीकल्स आने लगे हैं। अब हर कंट्री अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाएगी तो तेल तो कोई नहीं खरीदेगा। तो जो भी देश ऐसे हैं जो तेल बेच के पैसा कमाते हैं, उनका कोई खास फ्यूचर भविष्य में नहीं है। तो सऊदी अरेबिया तो पहली मैदान से बाहर समझो। अगर आप यहां पे देखोगे ईरान, तो पूरी दुनिया में अगर किसी देश के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस है, वो है रशिया। और रशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है ईरान। तो ईरान के पास बहुत ज्यादा नेचुरल गैस के भंडार हैं। ईरान के पास बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस है। तो इसी गैस का यूज देखो, नेचुरल गैस का उपयोग तो आगे भी होगा, गाड़ियों में भी इसका यूज होता है ना? तो ईरान दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस का फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है। तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ईरान के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़ेगी। तो हो सकता है फ्यूचर में इजराइल और ईरान के बीच में भी संबंध बैठ जाएं। कैसे बैठेंगे? ये दोनों तो दुश्मन हैं। साथियों, दुश्मन पता कब तक है? जब तक ये ईरान ये आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए, अभी इजराइल लगातार क्या कर रहा है? ईरान के जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हाउदी हो, इनको खत्म करने में लगा हुआ है। सोच के देखो, जब ईरान के ये आतंकवादी संगठन खत्म हो जाएंगे, जब ईरान के ये आतंकवादी ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ईरान के अंदर शांति आएगी नहीं आएगी? अब आप कहेंगे सर, अगर ईरान के सारे आतंकवादी ग्रुप को इजराइल खत्म कर देगा तो ईरान के मन में तो दुश्मनी रहेगी ना? नहीं साथियों, यही आपको समझना है। आप इस बात को समझो कि ईरान के अंदर ना एक पद है सुप्रीम लीडर का, जो कि खमीनी है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमीनी, आपको पता है ये आतंकवाद, ये हिंसा उस व्यक्ति ने मचा रखा है। ईरान का जो राष्ट्रपति है ना, उसका नाम प्रेजेश्य करके कुछ नाम है। ईरान के जो राष्ट्रपति है प्रेजेश्य करके उनका नाम है। वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो ईरान के अंदर सुधार लाना चाहते हैं, वो शांति लाना चाहते हैं। तो इस समय जो ईरान का प्रेसिडेंट है ना, प्रेजेशिया, वो ईरान के अंदर शांति लाना चाहता है। उसे लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, उसे ये आतंकवाद वगैरह नहीं पसंद, ठीक है? लेकिन ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर है ना खमीनी, वो व्यक्ति ने आतंकवाद वगैरह मचा रखा। तो एक बार अगर खमीनी को साफ कर दिया गया, या मान के चलो कि एक बार ये खमीनी को अगर काउंटर कर दिया गया इजराइल के द्वारा, ये खमीनी जो इतना आतंकवाद मचा रहा है ईरान से बैठ के, इसकी इसको अगर मार्केट से साफ कर दिया गया, या अगर इसको क्लियर कर दिया गया, ठीक है, तो ईरान के अंदर काफी शांति यहां का राष्ट्रपति ही ले आएगा। और एक बार अगर ईरान के अंदर शांति आ गई, ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में ईरान के इजराइल के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएं। क्यों? इजराइल भी ईरान से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहेगा, क्योंकि ईरान से मिलेगा इजराइल को तेल, और फ्यूचर नेचुरल गैस का है। सॉरी, ईरान से इजराइल को मिलेगी गैस, तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मुंह से गलत निकल गया, ठीक है? क्योंकि ईरान के पास गैस बहुत ज्यादा है, और फ्यूचर में किस हर देश को गैस की जरूरत पड़ेगी। तो इजराइल हो सकता है ईरान से संबंध इसलिए भी बना ले क्योंकि उसे ईरान से मिल जाएगी गैस। आप समझ रहे हो? लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये खमीनी बैठा हुआ है ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान के अंदर जो खमीनी बैठा हुआ है ना, यही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति अलग अलग देशों के ऊपर, मतलब आप ऐसा समझो, ये खमीनी वेस्टर्न देशों को भी पसंद नहीं करता। तो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमीनी, आतंकवाद के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी का है। ये अटैक वगैरह करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी का है। अगर इस व्यक्ति को शांत कर दिया गया, तो हो सकता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे शांति ले आए, और फ्यूचर में चीजें थोड़ी शांत हो जाएं, ठीक है? तो दिस विल बी द पॉसिबिलिटी। ऐसा भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। तो कई सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है या वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, यार वर्ल्ड वॉर होना मजाक नहीं है। वर्ल्ड वॉर का मतलब है कई सारे देशों का आपस में युद्ध हो जाना। वो इतना इजी नहीं है, आप समझ रहे हो? इतना आसान नहीं है वर्ल्ड वॉर होना। क्योंकि आप इस बात को समझो कि वर्ल्ड वॉर 3 तब हो सकता है जब हालात बहुत 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 ज्यादा खराब हो जाएं, ठीक है? तो अभी के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? बाकी यार देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने पढ़ा है मैंने आपको बता दिया।
एंड आई होप आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें इस सेशन में करी हैं, आपको अच्छी लगी होंगी। एक विनती, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज साथियों सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। इट्स अ रिक्वेस्ट। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, इसके अलावा साथियों, ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर सुबह 9 बजे मेरी फ्री करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। बाकी अनअकैडमी पर 50% का ऑफ चल रहा है। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो साथियों पेमेंट करते हुए मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, विशाल सर लाइव। आपकी फीस 50% कम हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। मेरी क्लास के सारे पीडीएफ लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा साथियों अनअकैडमी पर एनडीए का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 11 अक्टूबर से, वीर बैच, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन एनडीए की आपको कराई जाएगी। इस बैच को आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। सीडीएस के लिए प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है 28 सितंबर से। तो अगर आप अगले साल वाले सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच को आप सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स इस बैच में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डिटेल में आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स के 18 क्वेश्चन सीडीएस और सीएपीएफ में आते हैं, और अब तो इकोनॉमिक्स एनडी में भी आने लगी है। तो ये मेरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कोर्स अनअकैडमी पर चल रहा है। इस कोर्स में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ तीनों एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर लेना, फीस आपकी कम हो जाएगी। तो विशाल सर लाइव कोड यूज करके पेमेंट करना, फीस आपकी कम हो जाएगी। राइट, तो साथियों और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए कमेंट में बताइएगा, मैं आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों, एंड प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।